नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम सफरनामा में बात करेंगे जयदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बीके दुबे जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। आज हम आपसे बात करेंगे कि आप जो है किस तरीके से शिक्षा लिए इस सफ़र तय करके जीवन का चिकित्सक बने, इस मुद्दे पे आज हम जो है चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आप जो है रहने वाले कहाँ के हैं, आपका पूरा परिचय क्या है। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको अपने स्टूडियो में बुलाया। आपने सफ़रनामा की बात की कि मेरा परिचय क्या है, तो मेरा परिचय, मैं डॉक्टर बीके दुबे, मेरा हॉस्पिटल भदोही में है, जयदीप हॉस्पिटल। मैं जनरल सर्जन हूँ, MBBS MS मेरी डिग्री है। मेरा मूल निवास बभनौटी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सूरत दुबे है और हम 2018 में भदोही में अपना हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं और 2018 से लेके अभी तक भदोही के राम रायपुर जगह में हॉस्पिटल चलाते हैं। आपने सुना कि डॉक्टर साहब का घर जो है बभनौटी है। बभनौटी जिले का एक ऐसा गांव है जो चर्चित गांव है। और किस मायने में चर्चित है? काफ़ी दिनों से चर्चित है। ऐसे माहौल में डॉक्टर साहब सवाल आपसे करेंगे कि आपका जो गांव रहा है एक अलग मामले में चर्चित रहा है। कभी दो पक्षों की दुश्मनी ने इस गांव को बहुत ज़्यादा चर्चित कर दिया था और आपके ही बड़े पिताजी थे शायद जो लल्लू दुबे जी, उनकी जो हत्या हुई उसके बाद जो है सब। तो जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों ने ऐसे विवादों को देखा होगा जी। क्या सोचते थे उस समय? आपके मन में क्या सवाल उठते थे ऐसी चीज़ें जब आप देखते थे, परिवार की दबंगई और ये सब विवाद, पुलिस का आना जाना, तो क्या आपके ऊपर क्या उस समय छोटे समय आता था? महज एक ये संयोग था जो कि हम सभी के लिए अच्छा तो नहीं था। हमारे पारिवारिक क्षति, धन तन सब क्षति हुआ। परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए ये उचित नहीं रहा। हम लोग आज उसका विश्लेषण करें तो बहुत बुरा हुआ, तो इसका दुख भी है। लेकिन जो उस समय की बात है तो हम लोग का बचपन ही था कि जब ऐसा माहौल था तो भविष्य तो अंधकार ही था। क्या लगता था आपको, जैसे आप छोटे रहे होंगे, ऐसी चीज़ें जब आप सुनते थे, ऐसी घटनाएं सुनते थे, ऐसा लगता था क्या कि लगता था अब आप क्या हमको करेंगे? भी आगे चल के बदला लेना है। ये महसूस होता था? बिल्कुल, तो एकदम उस समय लगता था कितने जल्दी बड़े हो जाएंगे। और फिर बदले की भावना तब आ रही थी। जो हमारा क्षति किए हैं हम उनको नहीं परिवर्तन कैसे आया कि नहीं हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे और एक अलग रास्ता चुनेंगे? मेरा क्या, जैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को एक रास्ता दिखाने वाले सर्वप्रथम जो बोला जाता है कि माता पिता ही होते हैं, ये मेरे जीवन में आया। मेरे पिताजी का बहुत ही इसमें कहें तो समर्पण रहा है और माताजी का पूरा समर्पण रहा है कि इतने आप समझे कि जहाँ बदले की भावना चल रही हो, जहाँ पे खून में उबाल रहा हो कि अब कैसे किसी का हत्या हो जाए, उस परिस्थिति से बदल के उन्होंने शिक्षा की तरफ सबको जोड़ दिया। ये हमारे पिताजी का बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ अपने जीवन में। कहाँ से प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली आपसे? गांव से ही? प्राथमिक शिक्षा तो हमारे मूल बभनौटी से हुआ। डर लगता था स्कूल जाते समय? लगता तो था किस रास्ते से जाएंगे, ये सोचना पड़ता था किस रास्ते जाएंगे। दुश्मन उसमें चलते थे, सब लोग अपने वेपन्स हथियार जो रहते थे लेकर चलते। ऐसा लगता था कि स्कूल जाते थे तो आपके साथ सुरक्षा कर्मी भी रहते थे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत नॉन पर्सनालिटी रहा हूँ। मतलब लोग जान नहीं पाते थे बाहर का? खास कर मुझे तो बहुत मुश्किल होता था। लोग समझते हैं कि क्या रिश्तेदारियाँ हैं। अच्छा। बहुत दिनों तक लोग कहते थे कि अच्छा है, बुआ क्या सा है, किस बुआ के लड़के हैं, ऐसा होता था। ये होता था। तो शुरुआती दिनों में मैं अपने बुआ क्या रहता भी था। नेवादा में हमारी बुआ हैं, पाठक हैं, राकेश पाठक जी हमारे बुआ के लड़के हैं। तो हम लोग 1-2 साल वहाँ पे रहे थे। किस क्लास तक आपकी शिक्षा हुई गांव में? मेरी वैसे तो 5वीं क्लास तक मैं पढ़ा था। उसके बाद भदोही के भारतीय शिशु मंदिर में मैं 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया। जी। फिर मैं 9वीं से 12वीं तक जीवी पंत मानिकपुर में पढ़ाई किया। 12वीं तक की शिक्षा आपकी जनपद में ही हुई, जिले में ही हुई? बिल्कुल। जब 12वीं में आप थे, जीबी पंथ में जाते थे, तो उसमें अकेले जाते थे, कैसे जाते थे आप?
मैं स्कूल बस से जाता था। स्कूल बस आती थी, ले जाती थी? 9 से 12 में स्कूल बस से ही जाता उसमें था। माहौल तो गांव का भी कुछ बदल चुका बहुत था। बदल चुका था। हम्म। और जब बचपन भी था तो हम अपने मेन फ्रंट से नहीं होके अपने पीछे के दरवाजे से निकलते थे गांव से होते हुए अपने। कुछ ऐसी यादें जो आपके मानस पटल पे बचपन की आज भी हों? विषय नहीं, किसी विषय पे जो कि आपको लगता था कि नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। जब हमारे बड़े पिताजी का देहांत हुआ, उनको गोली लग गई। हाँ, तो ज्ञानपुर में गोली मार दी ऐसा गई। लगा कि बहुत क्षति हुआ। हमारे परिवार के मुखिया थे और उनसे बहुत उम्मीद थी, पूरे परिवार को, समाज को बहुत उम्मीद थी, बहुत तेज थे, अच्छा काम करते थे। लेकिन ये दुश्मनी ऐसा गांव का चला कि नुकसान तो हुआ ही। तो उसके बाद लगा कि जीवन बड़ा अंधकार में हो गया। तो फिर इंटर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहाँ चले गए? तो उसके बाद मैं चला गया बनारस। अच्छा, मैं बनारस तो रहा, वहाँ पे कोचिंग किया, मेडिकल के लिए तैयारी किया। फिर मैं बरेली चला गया। बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में मैंने MBBS किया। वहाँ से MBBS करने के बाद 2007 में गया और फिर 2014 में मुरादाबाद गया। वहाँ पे मैंने MS किया जनरल सर्जरी में। फिर वहाँ के बाद आया तो हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में रहा सीनियर रेजिडेंट पे, और बनारस के प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम किया। फिर आ गया भदोही में। तो आपने ये स्वास्थ्य क्षेत्र कैसे चुन लिया? आपका मन नहीं हुआ कि राजनीति में जाएं? जो है हमारा परिवार राजनीतिक है तो हम भी राजनीति में चलें, तो आप इस क्षेत्र में कैसे चले गए आप? क्योंकि परिवार बड़ा है। हाँ। तो हम लोग 8 भाई हैं। हाँ। 4 सगे 4 सचे। तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रतिभा उन लोग जो राजनीति में करते, आपको लगा कि आप राजनीति में सफल नहीं होंगे इसलिए उनके लिए छोड़ दिया? मुझे लगा कि कदकाठी से भी थोड़ा मैं ठीक नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे राजनीति स्वभाव नहीं देता। भगवान की ऐसी कृपा थी कि मेरा मन भी करता था कि कुछ तो अच्छा करें। अच्छा पता नहीं क्यों मेरे पिताजी को बार बार होता था कि डॉक्टर बनेगा। अच्छा, तो उनकी अभिलाषा थी, आपने उसको तोड़ दिया? वो जब भी कहीं जाते थे अच्छी जगह, जैसे डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, किसी पढ़े लिखे पर्सन से मिलने जा रहे हैं, तो मुझको गाड़ी में बैठा लेते थे, चलो कुछ नहीं तो जाके देख लें। तो जो डॉक्टर रहते थे तो थोड़ा सा गाइड कर ले, क्या पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा इसके बाद ये वाला पढ़ाई करना। तो मन ऐसा गाइडलाइन मिलती थी, चलता गया। तो इसी में हमारे जो बेसिक में जो गुरु लोग थे वो लोग भी इसी लाइन में जैसे पूछते थे कि सर अब क्या पढ़ाई करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, तो 3 ऑप्शन देते थे, ये करोगे तो ऐसे बन जाओगे, ये करोगे तो ये हो जाओ, ये करोगे। तो जब बायोलॉजी की बात आती थी तो अगर ये करोगे तो देखो इसमें तो सबसे टॉप करने का काम तो डॉक्टर बन जाओगे। अगर डॉक्टर बन गए तो भाई सेवा का मौका मिलेगा। सेवा प्राथमिक है, जैसे हम लोगों का सेवा एक चीज देखिए, आप जो है जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर कोई आ रहा है जी, आजकल आरोप भी लगते हैं कि सब जो है अस्पताल में चले जाइए, शोषण होता है, कमाई के लिए होता है। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम जो है जो राजनीति में जाके कमाई करेंगे उससे अच्छा इधर हम कमाई कर लेंगे, उससे बेहतर कर लेंगे, इसलिए इस राजनीति में आपको मैं बताऊं, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से मिलिए, जो लड़का MBBS में अभी गया हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा हो, या MBBS तक भी अभी निकला नहीं है, मेडिकल कॉलेज में है, आप उनसे पूछ लीजिए आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं, तो उनका सेवा की बात करेंगे। एक सवाल का खाली एक जवाब रहेगा, हमको सेवा करना है, सेवा करना है। हम लोग आपको बताएं कि यहाँ तक कि जब MS कर रहे थे तब भी पैसे का लोभ या पैसे का कैसे आएगा ये हमको पता ही नहीं था। ये था कि कितना काम करें, इतने लोग हैं, इनका बीमारी का इलाज कैसे हो पाए, कि हम कितना कर पाएंगे, इसके लिए हमको कितना मेहनत करना चाहिए। तो जब हॉस्पिटल खोले तो पता चला कि भाई ऐसा, हम आपको रियलिटी बताएं आज की अपडेट, कि अगर कोई आ जाता है कि साहब कितना पैसा लेंगे, हम पूछ नहीं पाते, हम बता नहीं पाते कितना इनको पैसा बताना चाहिए। तो हम किसी न किसी सर्विस बोलते हैं कि भाई देख लेना इसमें क्या खर्चा आता है या कितना लोग लेते हैं, तो पता चलता साहब इतना लेंगे, तो इनसे इतना थोड़ा कम कर लेना। आप चिकित्सक हैं, हॉस्पिटल भी संचालित करते हैं, और अब देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भी आपकी भागीदारी होती है, क्योंकि जो चिकित्सकों का संगठन है, राजनीतिक संगठन है, आप उससे जुड़े हुए हैं। किस पद पे हैं आप, बताए थे आपने? मैं तो काशी प्रांत सचिव के दायित्व में हूं। काशी प्रांत सचिव जो है RSS की एक शाखा है? ये RSS की शाखा है।
ARSS का मेडिकल विंग है। मतलब राजनीति से जुड़ने का लोभ संवरण नहीं कर पाए आप, कहीं ना कहीं आप जुड़े कि डॉक्टर बनने के बाद भी जो है इससे जुड़ जाए। वो जो नाम है उसका NMO, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हम लोग का स्लोगन है स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। अच्छा। तो उसमें हम राष्ट्र का सेवा कैसे करें, तो हम स्वास्थ्य को ठीक कर दें। तो स्वास्थ्य कैसे ठीक करते हैं, हमने प्रांत के जो ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पे चिकित्सा की सेवा सरकार की भी नहीं पहुँच पाती है, उस जगहों पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं, बहुत ढेर सारे डॉक्टर जो हैं प्रांत के, वैसे पूरे देश में चल रहा है सेवा की जाती बात कर रहे हैं, सेवा हम लोग करते हैं। आप भदोही में काफ़ी दिन हो गए भदोही में? 2018 से 2018 से हैं, तो 6 साल हो गए भदोही में। क्या लगता है कि आप जैसे भदोही कालीन मजदूरों का क्षेत्र है, बुनकरों का क्षेत्र है, अधिकतर यहाँ जो है लो श्रेणी के लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा हैं, उच्च वर्गीय बहुत कम है। ऐसे लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या लगता है भदोही में क्या कमी अभी रह गई है कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ लग रही है, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं कम है, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, सुविधा सरकारी अस्पताल में तो बेसिक सुविधाएं जो हैं तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनमानस के मन में ऐसा कुंठा हो गया है, जो 10 साल पहले इलाज कराने गया होगा उसको व्यवस्था अगर नहीं मिली होगी या किसी वजह से कोई उनके साथ दुर्घटना हो गया होगा कि उनको इलाज नहीं मिला और अपने कोई पारिवारिक जन नहीं रहे, तो उनको मन में, और एक गांव से एक व्यक्ति आता है, अगर किसी का नुकसान होता है तो पूरा गांव और उनके रिश्तेदार के मन में यही हो जाता है कि वहाँ गए थे तो ऐसा हो गया। तो अब कंपेयर करें तो सरकार की व्यवस्थाओं में बहुत उन्नति हुआ है, तो सरकारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब आप कंपेयर करेंगे अगर प्राइवेट और सरकारी से, तो प्राइवेट में सब कुछ अपडेट करके रखते हैं लोग, व्यवस्थाएं अपडेट रहती हैं। कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती, संचालित नहीं है, और व्यवस्थाएं तो लगभग सब हैं। अब जो संचालन करता है उनको ध्यान देना चाहिए कि वही चिकित्सक जो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता भी हूँ कि सरकारी अस्पताल में वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपनी अस्पताल भी चला रहे हैं। कुछ लोग हैं भदोही में ही मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा यहाँ इस मंच पे जी। वही लोग जब अपने अस्पताल में होते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से मरीज को देखते हैं, उसको राय देते हैं, लेकिन वहीं जब सरकारी अस्पताल में जाके बैठ जाते हैं तो जिम्मेदारी कहाँ गायब हो जाती है, उनकी सेवा की भावना कहाँ गायब हो जाती है? सेवा की भावना वहाँ भी रहती है, और अगर आप कह रहे हैं आपके अनुसार तो प्राइवेट में भी सेवा का भावना इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपने इससे पहले किया था कि धन कमाने की बात है, उसमें लिप्त हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो चला रहा है, तो जैसे मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ तो यहाँ की सारी व्यवस्था मेरी हो गई। हाँ, आप सर्विस यहाँ पे 15 लोग अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं तो उन सबको सैलरी देना, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखना, ये सब तो पैसे से ही चल रहा है। आज आप जिस क्षेत्र में हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं कि उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप संदेश देना चाहें उन युवाओं को कि किस तरीके से तैयारी करें, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें, तो आप क्या कहेंगे उनसे? सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके माध्यम से बोलूँगा कि जो जाना चाहते हैं, सवाल अगर आपका है कि जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो अच्छा, ठीक है, सजेशन है, और जो नहीं जाना चाहते हैं लेकिन परिवार चाहता नहीं चले जाएं, तो दबाव वाले में परेशानी आती है, कठिनाई होती है। हाँ, दबाव की बात में, दबाव में तो काफ़ी परेशानियां होती हैं। अभी देखिए कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं छात्र जाके, तो परिवार का जो दबाव वो अलग बात है। लेकिन जो वास्तव में सोचते हैं कि हम भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, उनके अंदर सेवा भावना है और वो चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी किस तरीके से करें, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अगर उन्होंने इंटर 10+2 12th पास कर लिया है तो उनको अपना सेल्फ स्टडी करना चाहिए। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, या 10-20 साल पहले से चल रहा है कि बिना इंस्टीट्यूट में जाए वो गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, कोचिंग। हाँ, अभी का क्या पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो कोचिंग वाले उनको अपडेट करते हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका तैयारी कराते हैं। तो तैयारी करना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट जो अच्छा रहे वहाँ पे जाके पढ़ाई करें,
और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमारी बात को वो लोग सुन पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए संदेश यही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, एक दिन में हमको कितना पढ़ाई करना है या एक महीने का पूरा शेड्यूल बनता है। कोचिंग वाले भी बना देते हैं कितने टॉपिक का हमको कंप्लीट करना है, तो उसके बाद एक उसका टेस्ट भी हो जाता है कि हमने जो पढ़ाई किया तो उसका क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो उनको उसी शेड्यूल के अनुसार ही पढ़ाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके जो पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है कि किसी से कंपेयर करके अपने आप को नहीं देखना चाहिए कि यार खुद को देखना चाहिए अपने अंदर कितनी क्षमता है, खुद की कितनी प्रतिभा है। अगर टीचर ने बोला कि ये 10 दिन में पढ़ाई करना है, अगर मैं 15 में कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। मुझे 6 घंटे जो पढ़ने की बात थी मैं 8 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन हम 6 घंटे की अपनी नींद पूरी लेंगे। हमें मोबाइल के एडिक्शन से दूर रहना है। हमें बनारस में या जहाँ भी कोई पढ़ाई कर रहा है वहाँ के शहर को भ्रमण करने की, घूमने की इच्छा को कम करना है। तब तो फिर एक लाइन पे आता है अपना पढ़ाई और फिर कंपटीशन। आपके कहने का मतलब है स्वयं पे नियंत्रण होना चाहिए, स्वयं का आत्मबल मजबूत होना चाहिए, नकल से बचना चाहिए कि अगला क्या कर रहा है तो हम जो है उतना हम भी करें। आपकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से अपना कार्य करें, तैयारी करें। नकल करने से डिप्रेशन का कारण है, और डिप्रेशन ही जाके जो आपने बोला कि बहुत सुसाइड हो रहा है, तो ये डिप्रेशन का कारण है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप देख रहे थे जिंदगी के सफरनामा कार्यक्रम के तहत जयदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बीके दुबे जी के साथ हम वार्ता कर रहे थे। इनका जीवन एक संदेश देता है। जिस माहौल में पैदा हुए थे जब ये बहुत छोटे थे तो माहौल बहुत अलग था। अगर आप बबनौटी गांव सभा को जानते होंगे तो ये कहानी भी जानते होंगे, बहुत सारी कहानियां उस गांव से जुड़ी हैं, किस तरीके क्या क्या घटनाएं हुई हैं, और उस जीवन को देखा, बचपन में उस चीज़ों को देखा इन्होंने। इसके बावजूद भी एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें अच्छा बनना है, अच्छे दूसरे रास्ते को अपनाना है, हमें राजनीति में नहीं, ये जो दंगा फसाद मारपीट इन सब चीज़ों से दूर रह के समाज में एक प्रतिष्ठित अपनी व्यवस्था को स्वयं से बनाना है। और निश्चित तौर पे आपने उस व्यवस्था को बनाया। आज अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपनी प्रतिभा से जिस तरीके से डॉक्टर बीके दुबे लोगों का दिल जीत रहे हैं वो निश्चय है तारीफ काबिल है। और युवाओं के लिए जो कहते हैं हमें माहौल नहीं मिला, आमतौर पे लोग बोल देते हैं कि हमें माहौल नहीं मिला। माहौल मिलता नहीं, माहौल ढूंढा जाता है। माहौल को स्वयं बदलने की क्षमता होनी चाहिए, और ये डॉक्टर बीके दुबे जी ने करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद भैया।